आज हम बेसिकली ओहम्स लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे। टेंथ में भी पढ़ा था ना थोड़ा थोड़ा। आज है हमारी 15 मई 2026। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ। ठीक है, तो क्या होता है ओहम्स लॉ, डिस्कस करते हैं। ओहम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, डेफिनेशन इसकी बेसिकली क्या है कि फिजिकल कंडीशंस, हमारी फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। V इज प्रोपोर्शनल टू I। कई बार बच्चे पूछते हैं सर V I को प्रोपोर्शनल है कि I V को प्रोपोर्शनल है? तो दोनों ही प्रोपोर्शनैलिटी काम कर सकती हैं यहाँ पे। करंट बेसिकली, करंट तब फ्लो करता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। इसलिए हम बोलते हैं करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। बिना सेल के करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे नॉर्मल हम सर्किट की बात करते हैं। एक सर्किट होता क्या है पहले ये समझ। एक सर्किट क्या है, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है ना। हमने क्या पढ़ा था? एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। अब वो फ्लो जब करते हैं तो वो ड्रिफ्ट करते हैं। बेसिकली ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्यों करते हैं? वो टकराते हैं फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं फिर चलते हैं। ये जो रुकावट आ रही है उनके चलने में, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करेंगे आज हमें पता लगेगा इसके बारे में कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसमें कैसे हम स्टडी क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास सर्किट में ये रेजिस्टेंस है। हम दिखाते हैं रेजिस्टेंस एक जगह है पर पूरे सर्किट में होती है ये रेजिस्टेंस बेसिकली। और हम यहाँ पे एक मीटर लगाते हैं बेटा, इस मीटर को बोलते हैं एम मीटर। और ये हमने बैटरी लगा दी। मान लो मैंने पहले एक सेल लगाया, फिर दो सेल लगाए, फिर तीन सेल लगाए। मैं यहाँ पे तीन शो जरूर कर रहा हूँ। ये हमारा सर्किट नॉर्मल सर्किट है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में क्या यूज करते हैं? हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। एमीटर कहते हैं रेजिस्टेंस में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। किसके रेजिस्ट एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। किसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं बेसिकली हम। रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रियोस्टैट। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये बेसिकली वेरी करता है, रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम सर मान लो मैं ये जो सर्किट है ये यहां से शुरू कर देता हूं, तो अभी करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसे चला जाएगा, चलो, या इधर से चला जाएगा करंट। अगर मैं यहाँ इस जगह पे टच करता हूं तो करंट इतनी रेजिस्टेंस के बीच में से अप्लाई कर, बीच में से निकल के जाएगा, मतलब इतनी रेजिस्टेंस सर्किट में आ गई। अगर मैं यहां टच कर देता हूं इसको तो पूरी रेजिस्टेंस आ गई सर्किट में। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी करंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो कैसे पता लगा? हम जब V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है ये भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। पोटेंशियल एक्चुअल मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे मैं अगर तुझे कहूं कि 1 वोल्ट क्या है। हम्म तो V इज इक्वल टू आई आर हम पढ़ रहे थे। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, और मैं तेरे से बात कर रहा था कि वोल्टेज का बेसिक मतलब क्या है। जैसे मैं 1 वोल्ट की बात करूं, व्हाट इज 1 वोल्ट?
वन वोल्ट का क्या मतलब है? बेसिकली वन वोल्ट का ये मतलब है कि अगर एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाता है ना कोई कोई सेल, और वो 1 जूल ऑफ वर्क करता है पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, तो उसकी वोल्टेज, सेल की वोल्टेज 1 वोल्ट है। अगर मैं कोई सेल कहूं 2 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जूल ऑफ वर्क डन करता है सेल 1 कूलम को घुमाने के लिए पूरे सर्किट में। घुमाना 1 कूलम ही है, और वर्क डन कितना कर दिया उसने? 2 जूल कर दिया। वर्क हो कहाँ रहा है? वर्क बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि हम कि बैटरी ने काम कर दिया वहां पे। कहां पे काम कर दिया? रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो कराने में। ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा और भी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। अब ये बात समझ आ गई, जो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर कैसे काम करता है पता लग गया? समझ आ गई थी? आगे चलते हैं। अब आगे सर्किट क्या क्या बोल रहा है, हम करते क्या है। जैसे मैं अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो वी ओवर आई हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो अगर 1 ओहम डिफाइन करना हो तो क्या होगा? 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। तो व्हाट इज 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर? कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज सेड टू बी 1 ओहम। बाद में वीडियो देख के बाद में डेफिनेशंस नोट कर लेना ये सारी। The resistance of a circuit is said to be 1 ohm if on applying a potential difference of 1 volt, the current flowing in the circuit is 1 ampere. ठीक है, अगर 1 वोल्ट लगाने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओहम है सर्किट की। ओके, चलो, ये डिस्कशन हो गई हमारी। अब एक डिस्कशन और आती है, क्या? कि यहां पे हमने ये स्टडी किया है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ना मैं तीन इक्वेशंस, तीन लाइनें बना रहा हूं यहाँ पे। मुझे ये बता कि ये मैं तीन लाइनें बना रहा हूं यहाँ, एक ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, और एक ऐसे बना दी। ठीक है, इनकी इक्वेशन क्या होगी तीनों लाइनों की? इसकी क्या है इक्वेशन? इस लाइन की क्या है? इसका फर्स्ट की क्या इक्वेशन है? सेकंड की क्या इक्वेशन है? थर्ड की क्या इक्वेशन है? y इज फर्स्ट की है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम्म। तीसरा वाला, सॉरी सेकंड वाला y इज इक्वल्स टू एम एक्स एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स। हम्म। और नीचे वाले के y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस। सी। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जैसे हम इसकी बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, तो अगर हम v इज इक्वल टू आई आर लेते हैं, और एक तरफ v लेते हैं और एक तरफ आई लेते हैं, तो v इज इक्वल टू आई आर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा। तो जो ग्राफ होगा वो बेसिकली एक तो ओरिजिन में से पास करेगा, और जो ग्राफ की स्लोप होगी, मतलब जो एंगल मिलेगा उसका tan थीटा लोगे तो वो स्लोप ही कहलाएगी ना। तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगी वो हमें क्या देगी? v ओवर आई देगी। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देगी? कभी भी स्लोप निकालनी होती है तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करके देखो, v ओवर आई बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस मिल रही है हमें v ओवर आई से, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, ये पता लग गया। अब जैसे बात की जाए, यहां पे मैं कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूं, तू मुझे बता कौन कौन से ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं? कौन कौन से ग्राफ्स ओहम लॉ को ओबे करते हैं?
हम्म। ये सारे VI ग्राफ हैं। हाँ जी। कौन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ग्राफ ड्रॉ किए हैं मैंने, कौन कौन से ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं? बोलो जी। फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ठीक वो है। स्ट्रेट लाइन ही है। हाँ। तू फर्स्ट में क्या कहना चाह रही है कि तूने वोल्टेज अप्लाई की लेकिन करंट नहीं आया। सेकंड में करंट यहां आता रहा, वोल्टेज आई नहीं। थर्ड में तो चलो कर्व बन गया, V = IR, पता नहीं लग रहा। क्रिटिकली देखना है हमें बहुत, इसमें फिर गड़बड़ है। इसमें कोई भी नहीं है ऐसा जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। दिस नो ग्राफ। बट यू कैन गिव मी दिस आंसर के ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना, ये वाला ग्राफ, ई ग्राफ, O to A से थोड़ा सा पहले तक इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट ओबेज। अब जैसे हम ए से आगे जाते हैं, देख कमाल क्या हो रहा है, करंट तो बढ़ रहा है और वोल्टेज कम हो रही है। करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ पे इतनी वोल्टेज थी, इस तरफ इतनी वोल्टेज है, जैसे थोड़ा सा आगे गए करंट तो बढ़ गया लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कर गई, नीचे आ गई। ये जो कर्व है ना सिया, यहां से लेके यहां तक ये कर्व जो है इतना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस कर्व। डायोड होती है एक पिन डायोड, ये उसका ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, और भी हैं कुछ डायोड्स और भी हैं जिनका ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ उसका है बेसिकली। देखो क्या कमाल का ग्राफ है, करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज कम हो रही है। मतलब रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ते हैं। नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं इसको, व्हाई इट इज नेगेटिव? इफ यू सी द स्लोप, द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। अगर यहाँ पे आप स्लोप देखो VI ग्राफ की, तो 90 डिग्री से ज्यादा चली गई है स्लोप, तो हम इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो इसीलिए इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस कर्व बोला जाता है, सिर्फ A to B तक। B to C फिर ये ओहम्स लॉ ओबे होने लग गया एक तरह से। पर क्योंकि ये सारा सर्किट ही ऐसा है, इसलिए हम मानते नहीं है इसको भी ओहम्स लॉ ओबे करता है। फुली तो नहीं ना कर रहा, थोड़ा सा रीजन है जिसमें ये ओहम्स लॉ ओबे कर रहा है, इतनी से रीजन में ओहम्स लॉ ओबे करता है, बाकी नहीं। ए को क्रॉस कर जाता है फिर नहीं करता। क्यों होता है ऐसे, अगर ये पढ़ाऊं तो जो बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है ये, वो मैं जाऊंगा नहीं उधर। ठीक है, बहुत डीपली चला जाएगा काम। तो ये कर्व कौन से बनाए हैं, ये दोनों C and D। C and D PN जंक्शन के हैं। अभी पढ़ेंगे, अभी हम PN जंक्शन हम पढ़ेंगे। ये फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन है, ये रिवर्स्ड बायस्ड PN जंक्शन है। ये अभी पढ़ना है, वैसे तुझे बता रहा हूँ, कई बार कोई पूछ लेता है टीचर के ये किसका ग्राफ लग रहा है। ठीक है, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये दोनों जो हैं ये ऐसे ही जाली ग्राफ हैं। तो इसमें से कोई ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। ओम्स लॉ ओबे सिर्फ एक ही ग्राफ ओबे करता है, ये VI ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाले ग्राफ की। देखो एक और ग्राफ आ गया। मुझे ये बता, तुझे रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा लग रही है? किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? एक ही। हम्म। अब ध्यान दे कि जो एंगल जो देखते हैं ना हमेशा हम, वो आई के साथ देखते हैं। एंगल किसके साथ देखते हैं? आई के साथ देखते हैं। तो एंगल देखेंगे आई के साथ, तो एंगल बी का ज्यादा है, स्लोप बी की ज्यादा है, इसलिए स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। सो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात और वैसे अपने दिमाग में रखना कि एक तेरे पास रॉड है मेटल की, एक रॉड है सेमीकंडक्टर की। वैसे बता रहा हूं, थोड़ी देर में फिर आएगा। मेटल्स में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती है,
और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये जस्ट फॉर द टाइमिंग याद रख ले, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दो मेटल्स हैं, उनका ये आईवी ग्राफ है, ऐसे दे देते हैं। ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है, बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक ही वायर है, उसको दो टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, क्योंकि मेटल के केस में टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और किसकी स्लोप ज्यादा आ रही है, T2 की स्लोप ज्यादा आ रही है, इसलिए T2 टेम्परेचर जो है वो T1 टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी सेमीकंडक्टर का मैं कुछ नहीं बता रहा तुझे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर करेंगे थोड़ी सी देर बाद, अभी बेसिक्स कर रहे हैं पहले तैयार। क्वेश्चन समझ आ गए ये सारे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई सवाल कोई शंका। ठीक है, अब देख सिया, थोड़ा सा डीप एक बात और समझ। ये जो सर्किट है तेरे पास, ये वाला सर्किट जो हमने बनाया है, इसको एक थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं। आज ज्यादा बेसिक हो गया, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब ये सर्किट समझ, इसमें देख तेरे पास दो मीटर लगे हैं, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रहा हूं तेरे को। ये बात जनरली डिस्कस होती नहीं है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नहीं होती, होती तो है। जो एमीटर होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस की बात, कि कितनी होनी चाहिए एमीटर की रेजिस्टेंस। और जो वोल्ट मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जो ये वोल्ट मीटर लगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो, कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हो आप, कि देखो सिया आपने ना, मान लो दो बंदे यहाँ काम पे लगाए हैं। बेसिकली एमीटर क्या काम करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन बाय द करंट इन पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। जो करंट इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा, यहां से जो करंट ऐसे पास करके जा रहा है, तो जब करंट पास करेगा वो कितना काम कर रहा है करंट, वो ये मेजर करता है वोल्ट मीटर। और एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर कर रहा है यहां सर्किट में से। अब मान ले मैंने एमीटर की रेजिस्टेंस को, मैंने ऐसा मीटर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो अब क्या होगा, ये एक तो रेजिस्टेंस ये पड़ी है सर्किट में, ये वाली रेजिस्टेंस पड़ी है, और एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस भी आ गई सर्किट में लगाने के बाद। तो एमीटर करंट तो मेजर कर देगा, पर जितना करंट पहले था, इसके आने के बाद करंट कम हो गया ना। हाँ जी, समझ आई बात। इसके आने के बाद करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो एमीटर जो है, क्योंकि क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि एमीटर की रेजिस्टेंस हाई लगा दी है हमने यहाँ पे। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस हमने हाई लगा दी है यहाँ पे, इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया। अब हो क्या रहा है कि करंट कम हो गया, मतलब एमीटर, जो करंट एमीटर को मेजर करना चाहिए था वो मेजर कर रहा है, लेकिन अब करंट की वैल्यू पहले करंट की वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। समझ आई बात।